सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली थायराइड के बारे में लोग सुनते हैं तो थायराइड एक हमारी बॉडी का बहुत वाइटल ऑर्गन होता है। और ये जो गले में जो आपका नेक वाले एरिया में पाया जाता है। और बटरफ्लाई शेप इसको बोला जाता है, और बटरफ्लाई की शेप है इसलिए बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोला जाता है। हिंदी में इसको ग्रंथि बोला जाता है। इसका साइज आप बेसिकली देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 इंच के आसपास होता है, जिसमें इसका 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3 सेंटीमीटर ये वाइड होता है, 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। सो ऑलमोस्ट 2 इंचज का इसका ये इसका लेंथ होती है। और इसकी विड्थ की बात करें तो 1.2 इंचज, एंड इसकी थिकनेस की बात करें तो 0.8 इंचज के बराबर होती है। सो ये एक अहम हिस्सा, जैसे एक हार्ट है हमारी बॉडी में, तो हार्ट कोई बीमारी नहीं है, हार्ट एक ऑर्गन है। लीवर है, लीवर कोई बीमारी नहीं है, लीवर एक ऑर्गन है। ऐसे ही थायराइड कोई बीमारी नहीं होती है, वो हमारी बॉडी का एक ऑर्गन होता है। जब इसका फंक्शन जो है, जो ये काम करता है बॉडी में, जब वो अल्टर होता है तब वो एक बीमारी का सिम्टम्स का रूप लेता है। तो उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो थायराइड एक ग्लैंड है, एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि बहुत सारे फंक्शंस को मॉनिटर करता है। सो हमारी बॉडी में जैसे थायराइड है, तो ऐसे ही करके हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। देखिए, सबसे ऊपर जो ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस है, जो कि ब्रेन में होती है। हाइपोथैलेमस यानी कि आप जो ब्रेन में सोचते हैं, या आपके ब्रेन से, यानी कि पूरी बॉडी जो कोऑर्डिनेट होती है, होता है ना, जैसे इंसान के दिमाग के साथ ही हम जो सोचते हैं वैसा ही रिस्पॉन्स आता है, या हम एक तरीके से इस प्लेनेट पे दूसरे एनिमल को छोड़ के हमारे इसमें डिफरेंस देखा जाएगा तो ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है जो एक मनुष्य के पास, एक इंसान के पास एक अलग से ही डेवलप्ड है। इसके पास मेमोरी है, इसके पास इमेजिनेशन है। सो हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिस्पोंड करता है हमारे हर फंक्शन को, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रिस्पोंड करता है। और पिट्यूटरी अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करती है, जैसे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के प्रोडक्शन को भी पिट्यूटरी से ही सिग्नल मिलता है। जैसे होता है ना, सिग्नल देना, एक सिग्नल देगा तो दूसरे पे सिग्नल पहुंचेगा, ऐसे करके। सो हाइपोथैलेमस ब्रेन, और पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ब्रेन में होती हैं। तो हाइपोथैलेमस सबसे पहले सिग्नल के नाम पे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच बनाती है। फिर टीआरएच पहुंचता है पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी जो है वो क्या करती है, इस सिग्नल से, इस रिस्पॉन्स से, इस मैसेज से प्रोडक्शन करती है टीएसएच। आपने बहुत बार टीएसएच सुना होगा, थायराइड स्टुमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि ये स्टुमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, यानी कि एक मैसेज पास करता है कि तुम अपने हार्मोन बनाओ। सो अब थायराइड ग्लैंड क्या करती है, टीएसएच के रिस्पॉन्स से टी3 और टी4 बनाना स्टार्ट कर देती है। सो ये फीडबैक सिस्टम चलता है। जब बॉडी में कम होते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक से मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, सिग्नल जाएगा, से वहां से टीआरएच के रूप में वो सिग्नल आगे पहुंचाएगा। टीआरएच टीएसएच में कन्वर्ट होगा, टीएसएच फिर टी3 टी4 में कन्वर्ट होते हैं। ये ऐसे काम करता है। इसका मतलब एक है, थायराइड का जो यहाँ मैं इसलिए समझा रहा हूँ, थायराइड अकेला एक प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है थायराइड से जस्ट ऊपर, जिससे थायराइड कनेक्टेड है, वो वहां पे कोई दिक्कत हो, यानी कि पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। अक्सर आज स्ट्रेस का बहुत बड़ा हमारे लाइफस्टाइल में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम करने के लिए। सो क्रोनिकल स्ट्रेस में तो आप देखेंगे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो है, इसका जो रिस्पॉन्स है वो ऑलमोस्ट अनबैलेंस है। इसका रिस्पॉन्स अनबैलेंस होगा, ये अच्छे से मैसेजिंग नहीं कर पाएगा, अच्छे से स्टुमुलेट नहीं कर पाएगा, तो थायराइड के जो हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो भी अल्टर होगा। थायराइड में प्रॉब्लम नहीं थी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉब्लम थी आपके स्ट्रेस के कारण हाइपोथैलेमस और आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रही थी, और वो अच्छे से काम नहीं करेगी तो थायराइड के पास सिग्नल नहीं पहुंचता। तो हम कई बार क्या करते हैं, ओनली आयोडीन खिलाते रहते हैं कि आयोडीन से, आयोडीन नो डाउट थायराइड के हार्मोन बनाने में, टी3 टी4 बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट थायराइड काम तब करेगी जब ऊपर से सिग्नल मिलेगा। जब ऐसा होता है ना, जैसे हमारी डायरेक्ट सेलिंग में हम कॉर्डिनल की बात करते हैं कि कोई भी नया काम करोगे तो अपने
एलओएस से पूछेंगे, एक्टिव अपलाइन से पूछेंगे। तो यहाँ पे एक्टिव अपलाइन जो हैं वो पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस हैं। सो थायराइड इनके बिना काम नहीं करता। ये बहुत अच्छा एक तरीके से एसोसिएट है, टीम मेंबर है। इनके बिना ये काम नहीं करेगा। और ये काम ऊपर वाले यदि स्ट्रेस में होंगे तो वो नीचे वाले को मैसेज नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए कहते हैं ना, एक्टिव अपलाइन को ही फॉलो करें। ये एक्टिव होंगे तो ही थायराइड इनको फॉलो करेगी, नहीं तो फॉलो नहीं हो पाएगा। सो यहाँ मसला समझ में आ रहा होगा कि आज के टाइम पे अकेला थायराइड पे प्रॉब्लम नहीं, आयोडीन की अकेली कमी से नहीं। समटाइम आयोडीन खिलाने के बाद भी आपका जो डॉक्टर है वो रिकमेंड करता थायरोक्सिन हार्मोन, यानी कि जो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा उस थायरोक्सिन देने की कोशिश करता है। आगे मैं इस पर डिस्कस करूंगा वो एक्चुअली क्या है वो, राइट। सो थायराइड क्या सिक्रिएट करती है, क्या बनाती है? थायराइड T3 और T4 चीजें बनाती है, और एक कैल्सीटोनिन हार्मोन को भी ब्लड में रेगुलेट करती है। वो हमारे कैल्शियम बोन, यानी कि बोन को का जो कैल्सिफिकेशन होता है, जो जमाव होता है हड्डियों में, उसका भी लेवल को मेंटेन करती है। यदि थायराइड की फंक्शनिंग हर्ट होती है तो कैल्शियम लेवल जो है वो एक तरीके से मेटाबोलाइज नहीं होगा, कैल्शियम ब्लड में उस लेवल से मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो हड्डियों से वापस निकलना स्टार्ट हो जाता है। अक्सर देखा गया है 40 साल की उम्र में मीनोपॉज के आसपास फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत होती है, यानी कि हड्डियां लाइट होना स्टार्ट हो जाती हैं, खाली होना स्टार्ट हो जाती हैं। रीजन क्या है कि हमारा जो हार्मोन है, यानी कि एक तरीके से फीमेल का एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो अल्टर होते ही वो सीधा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे इम्पैक्ट करता है, और आगे सिग्नल अच्छे से नहीं पहुंचता, जिसके कारण हड्डियां एक तरीके से ओस्टियोपोरोसिस की तरफ जाती हैं। सो थायराइड का बहुत बड़ा रोल होता है हड्डियों को मजबूत रखने में भी, मूड में भी, मसल की स्ट्रेंथ में भी, आपके वेट मैनेजमेंट में भी, आपके मेटाबॉलिज्म में भी। सो और थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसके प्रोडक्शन में भी, ये थायराइड के 4 सिक्रीशन हैं, इनका अलग अलग रोल है, उस पर भी बात करेंगे। सो इन हार्मोन्स का मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन में, यानी कि आपकी एनर्जी प्रोडक्शन में, ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में रोल है। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डेवलपमेंट ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम फंक्शन में भी थायराइड का बड़ा रोल रहता है। बहुत अक्सर देखा होगा जिसको थायराइड की डिसफंक्शनिंग है। सो बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म में ये बहुत बड़ा पंगा होता है। जैसे हाइपो में आपको कॉन्स्टिपेशन होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, अडीमा हो जाता है चेहरे चेहरे से लेके आपके पूरी बॉडी पे हल्की सी वाटर रिटेंशन और स्वेलिंग की फीलिंग आपको आती है। सो नर्वस फंक्शनिंग, मूड, कग्निटिव बिहेवियर चेंज, ये भी आपको थायराइड की फंक्शनिंग के साथ देखने को मिलता है। कार्डियक फंक्शन, यानी कि आपके हार्ट भी डायरेक्टली, जो हार्ट का रेट है, जैसे होता है ना हार्ट रेट, एक होता है एक मिनट में कितनी बार आपका हार्ट बीट करता है। तो थायराइड की फंक्शनिंग चेंज होने के कारण आपकी हार्ट बीट भी, जो हार्ट रेट आप मापेंगे उसमें भी अल्ट्रेशन आता है। सो कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर को भी एक तरीके से थायराइड ही मेंटेन करती है कैल्शियम और पोटासियम के चैनल से। मसल फंक्शन, मसल स्ट्रेंथ, टोन, यदि आपको जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, 2 टाइप का होता है, हाइपो एंड हाइपर, जिसमें एक मोटापे का बोला जाता है जिसको हाइपो बोलते हैं, और एक थायराइड का ऐसा सेकंड माल फंक्शन होता है जिसमें वेट रिड्यूस होता है, उसको हाइपर बोलते हैं। तो ऐसे केस में आप देखेंगे मसल दोनों में ही, मसल की स्ट्रेंथ और टोन एक तरीके से डिक्रीज हो जाती है, और जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि एक ताकत है, वो रिड्यूस डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे मैं बता रहा था कि हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि मोटापा, हाइपर में एक तरीके से ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड लीडिंग वेट लॉस, एनजाइटी, हीट इंटॉलरेंस, आपको बहुत ज्यादा मतलब गर्मी लगेगी हाइपोथायरॉयडिज्म में। हाइपो में आपको बहुत ठंड ज्यादा लगेगी, आपको मतलब बियर ही नहीं कर पाएगी, इतनी ठंड लगेगी आपको। ग्वाइटर आपने सुना होगा, थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाना आयोडीन की डेफिशिएंसी में, थायराइड कैंसर जैसी चीजें इससे एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स हैं। सो यहाँ पे यदि स्टैट्स की बात करें इंडिया में थायराइड के डिसफंक्शन को लेके, ऑलमोस्ट 11% जो पॉपुलेशन है इंडिया में, यानी कि 100 में से 11 आदमी
थायराइड के डिसऑर्डर से कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। और ये जो सोर्स है इसका इंडियन थायराइड सोसाइटी के डाटा हैं। सो 11% इंडियन पॉपुलेशन सफर फ्रॉम द थायराइड डिसऑर्डर, जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि मोटापे वाला 7.5% है, और हाइपर जो है यानी कि प्रिविलेंसेस चांसेस किसके ज्यादा है, मोटापे वाले के, हाइपो वाले के, और हाइपर वाले के 2.2। सो ये जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में पब्लिश डाटा है। और यहाँ पे जेंडर का भी और एज के अनुसार भी एक तरीके से ये स्टैट चेंज होते हैं। आप देखेंगे वुमेन 8.9%, मेन 5.6% थायराइड के एक तरीके से जो प्रॉब्लम आती है उसमें मेन के केस में ये एक तरीके से बहुत कम है एज कम्पेयर टू द वुमेन। इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि हार्मोन जो इनबैलेंसेस के चांसेस ज़्यादा किसमें रहते हैं, वुमेन में ज़्यादा रहते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पीरियड साइकिल के टाइम पे हर महीने फ्लक्चुएशन आनी, वो एक उनका नेचुरल नेचर के बॉडी को नेचर ने इसी टाइप का बनाया है। सो इसलिए वुमेन्स आर मोर प्रोन टू द थायराइड डिसफंक्शन। ओल्डर में जैसे उम्र बढ़ती है उसमें ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द यंगर। सो इसके अलावा रीजनल वेरिएशन इंडिया की सबसे ज्यादा, यदि हाइपोथायराइडिज्म के केस देखेंगे इंडिया में, वो दिल्ली में 14, जो हम 11% की बात कर रहे थे इंडिया के एवरेज की, यहाँ 14.3% दिल्ली में है। पंजाब में 12 यानी ऑलमोस्ट 13%। हरियाणा में ऑलमोस्ट 12.5%। और लोवेस्ट प्रिविलेंस में केरला, सबसे कम थायराइड की प्रॉब्लम मिलेगी, और तमिलनाडु। इसके पीछे रीजन क्या है, जहां पे फिश ज्यादा खाया जाता है, तो फिश इज अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा एंड आयरन। सो वहां पे एंड कोलिन। तो ये तीन ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो थायराइड की फंक्शनिंग को बहुत बेटर करते हैं। आयोडीन है, ओमेगा है, एंड आपका एक तरीके से लाइक इसमें कोलिन होता है, एस्ट्राजेंथिन भी होता है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी ब्रेन से लेके बॉडी को कोऑर्डिनेट का काम करते हैं। आंध्र प्रदेश 5.6 है। यानी कि जब ये देख रहे हैं, ये जो पैटर्न है ना, ये कोस्टल बेल्ट का है। कोस्टल बेल्ट पे फिश जहाँ ज्यादा कंज्यूम की जाती हैं, उस केस में आप देखेंगे यहाँ पे आपको आयोडीन की ज्यादा मात्रा मिलती है, ओमेगा की ज्यादा मात्रा मिलती है, एंड अदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो हमारे ओवरऑल जो सेल के लिए न्यूट्रिशन देते हैं। तो उस केस में ये एक डाटा आपको बड़ा डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी के डाटा आप देखेंगे, ऑलमोस्ट 54% इंडियन जो हैं वो मतलब ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की एक रिपोर्ट है, 54% लोगों में आयोडीन की डेफिशिएंसी इंडिया में। सो आयोडीन डेफिशिएंसी इज द मेजर कॉज ऑफ द थायराइड डिसऑर्डर इन इंडिया। तो 54% है, यानी कि हर दूसरे आदमी में है आयोडीन की डेफिशिएंसी। इसलिए आयोडीन जो अनरिच्ड सॉल्ट आते हैं, तो आयोडीन की इसमें सबसे ज्यादा एक तरीके से फोर्टिफाइड होते हैं वो। इसका ना हमारी इकोनॉमी पे भी बहुत बर्डन पड़ता है। तो थायराइड डिसऑर्डर इंडिया में ये देखेंगे ऑलमोस्ट 14,000 करोड़। इसको यदि यूएस बिलियन में कन्वर्ट करें, 2 बिलियन। थायराइड सोसाइटी की, इंडियन थायराइड सोसाइटी की ये रिपोर्ट है, 14,000 करोड़ का इकोनॉमी बर्डन है थायराइड के कारण। एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर आर सिग्निफिकेंट एंड कैन बी रिड्यूस विद अर्ली डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट। और इसको रिड्यूस डाउन किया जा सकता है, रोका जा सकता है, और ट्रीट किया जा सकता है। सो अवेयरनेस एंड डायग्नोसिस की बात करें तो 71% ऑफ थायराइड पेशेंट इन इंडिया आर डायग्नोस लेट। ये एक डाटा आपको जो हम प्रेजेंट करें, इसका मतलब है कि आपको जब ये थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, तब जाके आप इसको डायग्नोस करवाते हो। तो 71%। तो हमें कोई भी प्रोडक्ट या सप्लीमेंट या डाइट की जब बात आती है, तो ये नहीं होता कि हम बीमार हो जाएंगे तब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब खाएंगे। यदि आप 30+ हो गए हैं, तो उसके बाद तो आपको और ज्यादा आपको कंसर्न रहना पड़ेगा अपनी डाइट, अपनी फिटनेस, और इस तरीके से जो भी माल फंक्शनिंग या डिसफंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स है उससे बचने के लिए। सो यहाँ पे 71% है। उस 71 में आप अपने आप को शामिल ना करें, इससे निकल के अपनी थायराइड की एक बहुत मतलब आपको अवेयर होने की जरूरत है। और जहाँ पे
54% डेफिशिएंसी है, 54% डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, आयरन फोलिक की एसिड डेफिशिएंसी। और वुमेन के केस में तो देखेंगे आयरन फोलिक एसिड जैसी डेफिशिएंसी और ज्यादा देखने को मिलती हैं, और तो वुमेन को और ज्यादा इसमें कंसर्न रहना चाहिए। एंड अवेयरनेस एंड अर्ली डायग्नोस आर द क्रूशियल टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस, रिड्यूस द इकोनॉमी बर्डन ऑफ द थायराइड डिसऑर्डर्स। सो इसमें अवेयर होना चाहिए, और अर्ली डायग्नोस यदि होता है तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। कुछ नेचुरल फूड होते हैं जो कि आपको थायराइड में सपोर्ट करेंगे उसकी बेटर फंक्शनिंग के लिए। जैसे सिलेनियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, उस पर भी मैं आऊंगा इसका मैकेनिज्म क्या है। सिलेनियम बहुत जरूरी होता है थायराइड की फंक्शनिंग के लिए, जो कि ब्राउन राइस में, एग्स में, ब्राजील नट्स में, एंड एक तरीके से मैराइन सोर्सेज में आपको मिलता है। आयरन का बेस्ट सोर्स स्पारुलिना है, सेल्फिश है, यीस्ट है, लेंटिस है जो यानी कि दाल वगैरह होती हैं। मैग्नीशियम का पंपकिन सीड है, एवोकाडो है, डार्क चॉकलेट है, स्पिनच है, पालक। सीवीड आयोडीन का देखेंगे आपको रो एक रो कैल्प पाउडर आता है, ये सीवीड होता है, यानी कि समुंदर में ये पौधा होता है। कोड वाला जो पोर्शन होता है फिश का वो, गॉड चीज है, बीन्स हैं बहुत सारी जिसमें आयोडीन मिलता है। सो इसमें सेलेनियम, जिंक रिच फूड भी आपको हेल्प करेंगे। टायरोसिन रिच फूड, अब ये टायरोसिन एक अमाइनो एसिड होता है। ये थायराइड हार्मोन में, जैसे टायरो और थायरो दोनों एक सिमिलर से दिख रहे हैं। सो थायराइड हार्मोन का के लिए बेस मटेरियल का काम करता है। यदि टायरोसिन और आयोडीन साथ में मिल जाएं तो बहुत अच्छे से आप देखेंगे थायरोक्सिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। और ओमेगा रिच फूड मैं बोल ही चुका हूँ, फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है, फिश है, या आपका फ्लैक्सीड ऑयल है, क्रिल ऑयल है। एंटीऑक्सीडेंट भी, यानी कि जो इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन के कारण भी थायराइड की प्रॉब्लम आ सकती है। तो थायराइड की फंक्शनिंग में यदि आप बेटर करना चाहते हैं तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट टू रिड्यूस डाउन द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड सपोर्ट थायराइड हेल्थ। सो यहाँ पे जैसे बेरीज हैं, लीफी ग्रीन्स हैं, अदर फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड, ये चीज़ें क्या हैं, जो जितनी भी प्लांट बेस्ड डाइट हैं, रो डाइट हैं, इसमें स्प्राउट्स भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन होता है मॉर्निंग में, सिट्रस फ्रूट्स फैमिली हैं। तो ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होते हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं आपकी थायराइड की फंक्शनिंग। अब आता है कि क्या आपको लिमिट करना है। देखिए, यदि थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है तो सोया प्रोडक्ट पे बैन लगा दीजिए। सोया प्रोडक्ट और आपका मस्टर्ड ऑयल, यानी कि यदि आप फ्राई करके आप घर में मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हो और आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको अवॉइड करना चाहिए। ब्रोकली आपको अवॉइड करना चाहिए। गोभी होती है जिसको कॉलीफ्लावर बोला जाता है, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। पीनट, क्योंकि ये ग्वाइट्रोजन रिच फूड होते हैं। ग्वाइट्रोजन एक तरीके से हमारी थायराइड की फंक्शनिंग को अल्टर करता है। सो इसको आप देख लीजिए। आपका मस्टर्ड है, सोया है, पीनट है, ब्रोकली है, केले है, कॉलीफ्लावर है, ये आपको अवॉइड करना चाहिए। सो ग्लूटेन कैन ट्रिगर ऑटोइम्यून रिस्पॉन्स थायराइड डिसऑर्डर को। यदि आप देख लीजिए कि गेहूं से आपको एलर्जी तो नहीं है। रॉ क्रूसीफेरस वेजिटेबल, क्रूसीफेरस होती हैं जैसे गोभी है, ब्रोकली है, सरसों है, ये क्रूसीफेरस फैमिली में आते हैं। बॉयल करने के बाद तो इससे ये जो ग्वाइट्रोजन हो वो कम हो जाते हैं, बट इनको कच्चा नहीं खाना है जैसे हम सैलेड में ब्रोकली को खाते हैं। इफ यू सफरिंग फ्रॉम द थायराइड, सो यू हैव टू अवॉइड द मस्टर्ड ऑयल, ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, पीनट, एंड प्रोसेस फूड से भी आप बचें, जो कि आपके अनहेल्दी इंग्रेडिएंट जाएंगे तो थायराइड की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। एंड फूड हाई इन शुगर एंड अनहेल्दी, जो फ्राई फूड है और बेसिकली मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स जो हैं, उनको आप अवॉइड करने की कोशिश करें। और सोया तो बिल्कुल बैन करना है। गोभी, ब्रोकली, पीनट, ये आपको बहुत मतलब कॉन्शियस हो जाना है यदि आपको थायराइड की फंक्शनिंग में दिक्कत है तो। एडिशनल टिप में, हाइड्रेटेड ज़्यादा रहिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, थोड़ी सी मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड सोना थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आप देखिए, 1-2 घंटे की एक्स्ट्रा आप स्लीप ले सकते हैं तो आपकी थायराइड की फंक्शनिंग बेटर हो सकती है। सो अब बात आती है कि जो प्रोडक्ट लेके आए हैं ये कैसे हेल्प कर सकता है। हमने जर्नल तो देखा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, थायराइड होती क्या है, ये इसका जो थायराइड का जो
सिक्रीशन है, जो ये थायराइड के हार्मोन बनते हैं, ये अकेला थायराइड पे डिपेंड नहीं करते, इनसे ऊपर भी, जैसे हमारी जीनोलॉजी में एलओएस होता है, ऐसे इनके ऊपर भी एलओएस बैठा है, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के ऊपर हाइपोथैलेमस। जब तक वहां से ऑर्डर नहीं मिलता तो ये काम अच्छे से नहीं करता है। तो इसलिए ब्रेन पे ही वो दोनों ग्लैंड होती हैं, और यदि आप स्ट्रेस में रहते हैं, कम सोते हैं, तो उनकी फंक्शनिंग अल्टर होती है, डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगी थायराइड पे। और थायराइड की डायरेक्टली इंपैक्ट आपके मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का मतलब है आपका टोटल एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, कितना आपकी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, कितना कंजप्शन ले रही है। और इसके अनबैलेंस के कारण आपकी बॉडी में या तो वेट बढ़ जाएगा या वेट कम हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को फोकस करते हुए एक प्रोडक्ट लेके आए जिसका नाम है थायरो 1, जो आपकी थायराइड की फंक्शनिंग को बेटर कर सकता है। अब ये नहीं सोचना है कि मुझे थायराइड है तो प्रोडक्ट लेना है। इफ यू आर, जैसे आप अभी आपने जस्ट आप चाहते हैं कि लाइक इन इन द केस ऑफ फीमेल्स, आपने प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो आप 4 महीने 5 महीने पहले एक बार थायराइड की फंक्शनिंग के लिए प्रोडक्ट आप यूटिलाइज करें। आयरन फोलिक उसमें, प्रोटीन उसमें आता है, बेसिक प्रोडक्ट में ओमेगा उसमें आता है, आप स्प्राउट्स है, भीगे हुए आपके लाइक आमंड हैं, और जो गुड फैट वाली चीज़ें हैं वो इन्वॉल्व कर सकते हैं, प्री प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। उसमें थायरो 1 भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, जो आपके प्रेगनेंसी में बहुत मतलब हेल्प करने वाला है। ये कैसे हेल्प करता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा ये है कि आफ्टर डिलीवरी, जब फीड करवा रहे उस टाइम पे आप अवॉइड करवा सकते हैं। वैसे इसमें ऐसा कोई एलर्जेंट नहीं है जो उसको दिक्कत करे, बट फीड करवाने के बाद तुरंत बाद भी आप अपना वेट रिड्यूस नहीं कर पा रही हैं, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, वेट रिड्यूस नहीं कर पा रही हैं, तो उस केस में भी आप इसको यूटिलाइज करें कि आप अपने थायराइड की फंक्शनिंग को बेटर करेंगे तो वेट दोबारा से हार्मोन बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो थायरो 1 जो है वो हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स कैटेगरी में एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है, जिसमें बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं जो कि प्रूवंस हैं, एंड वाइटामिन मिनरल्स और अमाइनो एसिड का ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया गया है जो आपकी थायराइड की होलिस्टिक फंक्शनिंग को बेटर करता है। चाहे आप हाइपो में आपको ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू द हाइपर, क्योंकि हाइपर जल्दी से कंट्रोल नहीं होता है, हाइपो जल्दी कंट्रोल होने की चांसेस होते हैं। सो इसीलिए रिजल्ट भी उसमें आप वेरिएशन देखेंगे। तो हाइपर में आप लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो आपको उसमें भी बेटर रिजल्ट मिलेंगे। सो बेनिफिट से पहले मैं आना चाहूंगा, रो कैल्प, आपको एक ये सी वीड दिख रहा है, समुद्र में पाया जाने वाला एक पौधा होता है। इसमें नेचुरल अमाउंट में बहुत आयोडीन मिलता है और नेचुरल सोर्स है आयोडीन का। सो अक्सर लोग इसको यूटिलाइज करते हैं प्रेगनेंसी में, वुमेन्स को कोस्टल बेल्ट पे आपको इसकी सब्जियां भी बनाई जाती हैं बेसिकली। और सो रो कैल्प पाउडर, इसका पाउडर यूज किया जाता है। सो रिच सोर्स ऑफ आयोडीन, जो थायराइड की फंक्शनिंग और हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और थायराइड की ओवरऑल जो होलिस्टिक हेल्थ है उसको मेंटेन करता है, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है। और इसके साथ अकेला आयोडीन नहीं है, इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, बिकॉज इट्स ए प्लांट। सो इसके अलावा मैंने बताया था स्तावरी और अश्वगंधा क्यों ऐड किया गया है। स्तावरी और अश्वगंधा पावरफुल अडप्टोजन होते हैं। अडप्टोजन का मतलब है कि बॉडी आपकी स्ट्रेस में हो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो, मेंटल स्ट्रेस हो, क्रोनिकल स्ट्रेस हो, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्यों ना हो, हर स्ट्रेस में आपकी बॉडी को मैनेज करने की पावर देता है स्तावरी एंड अश्वगंधा। तो इनका बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन। और अश्वगंधा को तो आप जानते ही हैं कि वी आर यूजिंग अश्वगंधा एज ए KSM-66, और थायरो में भी KSM-66 को यूटिलाइज किया गया है। सो यहाँ पे थायराइड हार्मोन को प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। कैसे करेगा कि आपके ब्रेन को रिलैक्स करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा। स्ट्रेस कम होगी तो आपके ब्रेन में पाए जाने वाले दो एलओएस, पिट्यूटरी एंड आपका हाइपोथैलेमस, ये एक्टिवली काम करेंगे। और ये एक्टिवली काम करेंगे तो जितने भी डाउन द लाइन एसोसिएट हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि हमारी थायराइड भी अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगी। सो यहाँ पे एड्रेनल फंक्शन एंड स्ट्रेस रेजिलेंस, ये एड्रेनल क्या है? जैसे थायराइड एक ग्लैंड है तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड मिलती है, उसका नाम है एड्रेनल। जब आदमी ज्यादा स्ट्रेस में रहता है तो एड्रेनल फटीग हो जाता है। एड्रेनल फटीग का मतलब ये इतनी प्रेशर में आ जाती है क्योंकि
कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है, वो एड्रेनल ही बनाता है। और वो कोर्टिसोल क्या करता है, वो स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। पर हल्का कोर्टिसोल तो सबको चाहिए कि बॉडी में, जीरो स्ट्रेस नहीं कर सकते, एक स्ट्रेस मिनिमम लेवल की बॉडी में होनी चाहिए जिसके कारण अलर्टनेस रहती है। बट यदि वो स्ट्रेस लगातार एक लेवल से आगे बढ़े और वापस से ना आए, यानी कि सोने के बाद भी वो कोर्टिसोल लेवल इतना बढ़ा रहे, तो अक्सर आज के टाइम पे इन्फ्लामेशन चेक करने के लिए, कोर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस को चेक करने के लिए कोर्टिसोल लेवल के टेस्ट होते हैं। तो कोर्टिसोल एड्रेनल ही ग्लैंड बनाती है, जैसे TSS, T4, T3 जो थायराइड बनाती है, ऐसे एड्रेनल कोर्टिसोल बनाती है। तो यदि आप स्ट्रेस में हैं तो स्थावरी अश्वगंधा एड्रेनल फंक्शन को बेटर करता है और स्ट्रेस से लड़ने की ताकत देता है, जिसके कारण एड्रेनल फंक्शन बेटर हो जाता है, उसको ज्यादा कोर्टिसोल लेवल बार बार में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इम्प्रूव मूड एंड कॉग्निटिव फंक्शन, आपका ब्रेन भी और आपका मूड भी ये कंट्रोल करते हैं। और ब्रेन बॉडी कनेक्शन एंड एंडोक्राइन, एंडोक्राइन सिस्टम में जैसे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के बाद थायराइड, थायराइड के बाद किडनी पे आपका एड्रेनल, एड्रेनल से नीचे आपका वुमेन्स में ओवरी, और आपका मेंस में टेस्टिकल्स। सो ये एक पूरा सिस्टम है, ऊपर से ही कनेक्टेड है ये सारी सारी ग्लैंड। सो यदि आपका ब्रेन सही है, स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तो आपकी बॉडी में ये ग्लैंड का सिक्रेशन सही रहेगा, हार्मोन का सिक्रेशन सही रहेगा। हार्मोन से ही बहुत सारे बॉडी के फंक्शन कंट्रोल होते हैं। जैसे यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो वो टेस्टिकल सेल में ही बनता है, लीडिंग सेल होती है। सो उसमें ही वो बनता है। वो किससे कंट्रोल, वो ब्रेन से कंट्रोल है। तो वहीं से इशारा आता है कि कितना टेस्टोस्टेरोन बनना है। इसलिए जो अच्छे से नींद लेते हैं, अच्छे से डाइट लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो उनमें हार्मोन बैलेंस रहते हैं। सो स्थावरी और अश्वगंधा आपकी हेल्प करते हैं हार्मोन को बैलेंस करने में। आयोडीन, आपको पता ही है कि थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए आयोडीन ही चाहिए आपको, जो और आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी लेवल, आपके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और एनर्जी लेवल को भी रेगुलेट करता है। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है। टायरोसिन से क्या होगा, रेगुलेट थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, जो आपका हार्मोन का प्रोडक्शन उसको रेगुलेट करता है कि ठीक ठाक प्रोडक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है, यानी कि एक मैनेजर के रूप में काम करता है। और ब्रेन एंड मूड में भी बहुत अच्छा, ब्रेन फंक्शन और मूड को भी ये कंट्रोल करने का काम करता है। एंड मे इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन एंड फोकस, आपके फोकस और आपकी अलर्टनेस को बढ़ाता है टायरोसिन। और बेस मटेरियल का काम करता है और मैनेजिंग, मैनेज एक एज ए मैनेजर काम करता है कि आपके हार्मोन का प्रोडक्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा, यानी कि रेगुलेट करने का काम करता है। गूगल, आपने हार्ट में बहुत बार इसका जिक्र सुना होगा कि एक तरीके से कार्डियो प्रोटेक्टिव है और लिपिड्स को बैलेंस करता है, ब्लड लिपिड्स को। बट ये थायराइड हार्मोन रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, थायराइड के प्रोडक्शन और कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। T4 इनएक्टिव फॉर्म है हार्मोन का, वो जब तक T3 में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वो आपका काम नहीं करेगा, एक्टिवली काम नहीं करेगा। एंटीऑक्सीडेंट भी है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करता है, जो कि थायराइड की डिसफंक्शनिंग में अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है, उसको एलिवेट करने में, उसको ठीक रखने में। सो इसके अलावा मिल्क थिसले है। आप मिल्क थिसले देखिए, सिलिमरिन नाम का इसमें बायोमोलिक्यूल होता है जो कि हिपैटो प्रोटेक्टिव बोला जाता है। हिपैटो प्रोटेक्टिव का मतलब है कि आपके लीवर की सेल के लिए बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर का काम करता है। अब बात तो थी थायराइड की, अब लीवर कहाँ से आ गया इसमें। लीवर का रोल क्या होता है, जब थायराइड T4 बनाती है, वो लीवर ही उसमें हेल्प करता है T3 में कन्वर्ट करने की, यानी कि थायराइड ने तो इनएक्टिव बनाया है, उसको एक्टिव करने का काम आपका लीवर करता है। आज के टाइम पे फैटी लीवर, इन्फ्लामेटरी लीवर डिसऑर्डर्स, बहुत सारे लीवर की ऐसे प्रॉब्लम है जिसके कारण हमारे जो मेटाबॉली, जो एक, इसको हम केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं, यदि यही साफ नहीं रहेगी, डिटॉक्सिफाई नहीं रहेगी, तो बॉडी में टॉक्सिन्स का लोड बढ़ता चला जाएगा। और बहुत सारे ऐसे हार्मोन हैं जो एक्टिवेट लीवर और किडनी में ही होते हैं, वो इनफैक्ट आने वाले टाइम में, मतलब ऐसे केस में आपके कंप्लीट नहीं हो पाते। तो मिल्क इसलिए लीवर की हेल्थ को बेटर रखने के लिए रखा गया है कि यदि लीवर में जाके थायराइड, ऊपर से भी मैसेज आया थायराइड भी ठीक काम करे पर लीवर सही नहीं है तो फिर से काम नहीं करेगा, तो इसलिए मिल्क इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो
लीवर सपोर्ट में मिल्क थिस्ले, और हार्मोन कन्वर्जन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, हार्मोन का कन्वर्ट करना, T4 से T3 में हेल्प करना, लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन करना। एंटीऑक्सीडेंट होता ही है, इसका इफेक्ट पावरफुल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और इन्फ्लामेशन को भी ये रिड्यूस करने का काम करता है, जो कि थायराइड की डिसफंक्शनिंग में इन्फ्लामेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यदि वो कम होगी तो फंक्शनिंग बेटर होगी। सिलेनियम एक ऐसा मिनरल्स है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जैसे जिंक है, कैल्शियम है, आपका आयरन है, ऐसे सिलेनियम भी होता है, हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है थायराइड हार्मोन कन्वर्जन में। T4 से T3 में सिलेनियम इतना बड़ा रोल प्ले करता है। सो क्रिटिकल स्टेप इन थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, और एंटीऑक्सीडेंट एंड इम्यूनिटी सपोर्ट, यानी कि इम्यून सिस्टम को भी बेटर करता है और बूस्ट करता है, जो इसेंशियल है थायराइड की हेल्थ के लिए। तो सिलेनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एसिटाइल सिस्टीन, देखिए ये बॉडी में जाके ग्लूटाथाइन प्रोडक्शन करता है। अब जैसे ही ग्लूटाथाइन का प्रोडक्शन होगा तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये 72 घंटे में मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, इसलिए ग्लूटाथाइन खाते ही, सप्लीमेंट बहुत ज्यादा मार्केट में चल रहे हैं, लीवर को और बॉडी की सेल्स को डिटॉक्सिफिकेशन करने का सबसे फास्ट ग्लूटाथाइन होता है। अक्सर जैसे मैंने भी इसको यूटिलाइज किया ग्लूटाथाइन को, अक्सर लोग स्पोर्ट्स के कंपटीशन से पहले अपनी बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए, बढ़ाए रखने के लिए, एक हफ्ते पहले ग्लूटाथाइन की 500 से 1000 mg की डोज लेना स्टार्ट करते हैं। इवन सम कुछ लोग तो इसको ड्रिपिंग से बॉडी में लोड भी करते हैं जस्ट 48 घंटे पहले, क्योंकि ये बॉडी में सस्टेन रहेगा तो मसल क्रैम्प कम आते हैं, तो इससे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। सो ग्लूटाथाइन प्रोडक्शन से एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, जिससे थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग या अदर ग्लैंड्स की फंक्शनिंग भी बढ़ती है। म्यूकस थिनिंग, अक्सर लंग्स के केस में भी आप एलसिस्टिन, एसिटाइल सिस्टीन को, नेक को यूज किया जाता है, म्यूकस को थिन करता है, और विच कैन कंट्रीब्यूट थायराइड नोड्यूल्स एंड अदर थायराइड टिश्यू, तो वहां पे भी ये एक तरीके से थायराइड की म्यूकस थिनिंग में भी हेल्प करता है, इन्फ्लामेशन रिडक्शन का भी काम ये करता है। कॉपर जो है बेसिकली थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और पर्टिकुलरली T4 बनाने में कॉपर का बहुत बड़ा रोल होता है। सो कनेक्टिव टिश्यू हेल्थ, थायराइड ग्लैंड के साथ जो टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, हमारी मसल की जो स्ट्रेंथ होती है, वो उसको भी सपोर्ट करता है थायराइड की फंक्शनिंग को बेटर करके। इम्यूनिटी में भी आपने अक्सर सुना होगा कि तांबे के बर्तन में लोग पानी पिया करते थे। सो ऐसे ही कॉपर का काम इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी होता है। सो एक नया मॉलिक्यूल है मार्केट में, अब इसको आप देखेंगे, कैल्शियम अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जो कि एंटी एजिंग में भी बड़ा रोल प्ले करता है, एंटी एजिंग का रोल प्ले करता है, थायराइड हार्मोन रेगुलेशन, एक प्रोडक्शन होता है, एक रेगुलेशन, यानी कि प्रोडक्शन को रेगुलेट करना। रेगुलेट कौन करेगा? ऊपर से आदेश आएगा, ऊपर से कनेक्ट रखेगा। तो आपकी बॉडी में रेगुलेशन का काम अलग है, प्रोडक्शन का काम है। जब तक रेगुलेट नहीं होगा तो प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये रेगुलेशन का काम करता है और कन्वर्जन का काम करता है, एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को ठीक रख के, और एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, और एंटी एजिंग इसका बड़ा रोल है। सो बहुत सारे प्रोडक्ट में, एस्टोनिया वन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आपको कैल्शियम AKG आप देखते हैं, सो कि एंटी एजिंग का काम भी करता है। थायराइड थायराइड की स्पेशली हार्मोन प्रोडक्शन और कन्वर्जन को रेगुलेट करना इसका काम होता है, इसमें हेल्प करता है। कोलिन अक्सर एक तरीके से न्यूरो ट्रांसमीटर है, न्यूरो मैसेंजर है, जैसे एक पोस्टमैन होता है, वो आपके पोस्ट ऑफिस से आप तक माध्यम बनता है मैसेज पहुंचाने में। वो लेटर जो भी आपका पोस्ट किसी ने किया या कुरियर पहुंचाने का काम करता है। तो ऐसे एल कोलिन आपके ब्रेन से अदर पार्ट तक जो मैसेज आते हैं उसमें हेल्प करता है, इसलिए न्यूरो सिंथेसिस, न्यूरो का मतलब है कि ट्रांसमिट कर रहा है नर्वस सिस्टम के थ्रू, उसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है एसिटाइल कोलिन, विच प्ले रेगुलेटिंग थायराइड फंक्शन। अब ब्रेन में जो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस थी, उससे मैसेज कन्वे करने में कोलिन बड़ी हेल्प करता है। मिथाइलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, एक प्रोसेस होता है जो आपके T3 से T4 से T3 में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में एक ट्रांसपोर्टर का रोल होता है, ऐसे ही मिथाइलेशन एक प्रोसेस होता है जो T4 को T3 में कन्वर्ट करेगा, और
T3 में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि T4 इनएक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन है, T3 जो है वो एक्टिव फॉर्म है। सो मिथाइलेशन भी ये कंप्लीट रखता है, उसमें हेल्प करता है। और सिंथेसिस थायराइड के हार्मोन में T3 का मतलब है ट्रायोआइडोथायरोनिन, और T4 है थायरोक्सिन। सो T4 को T3 में कन्वर्जन और उनके प्रोडक्शन में बेसिकली हेल्प करता है। अब आता है कि आप जो कमर्शियल प्रोडक्ट लेके आए हैं इसमें क्या क्या डला हुआ है, ये आपके सामने फॉर्मूला है। रोकएल्प जो आपका सी वीड माना जाता है, समुद्री एक प्लांट माना जाता है, उसमें आयोडीन की और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा नेचुरली बहुत होती है। स्टावरी आयोडीन एंड टायरोसिन, आयोडीन प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, टायरोसिन रेगुलेट करता है। स्टावरी और अश्वगंधा यहाँ देख रहे हैं, ये पावरफुल अडेप्टोजन का काम करते हैं। गूगल मिल्क थिसल एंड सिस्टीन लीवर डिटॉक्सिफिकेशन एंड सपोर्ट करते हैं। लीवर को क्यों डिटॉक्सिफाई करना? बिकॉज T4 T3 में लीवर में ही, लीवर की हेल्प से ही कन्वर्ट होता है। अश्वगंधा स्तावरी, ये यदि आपके ब्रेन पे स्ट्रेस है तो उसको मिनिमाइज करते हैं और आपके हार्मोन का जो एक बैलेंस है, जो जिससे आपकी थायराइड का कनेक्टिविटी है उसको बैलेंस आउट करते हैं। वो मेटाबॉलिज्म और आपका एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कैल्शियम AKG एंड फिनाइल एनालिन नाम का एक अमाइनो एसिड है वो। और सिलेनियम जो मैंने बताया था वो प्रोडक्शन में भी और कन्वर्जन में भी हेल्प करता है। सिलेनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये इम्यून सपोर्ट और एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन और आपके प्रोटेक्शन और आपके हार्मोन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और कोलिन एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट, प्रोबायोटिक जो है डाइजेस्टिव हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसमें प्रोबायोटिक भी है। देखिए, गट का कनेक्शन ब्रेन से है, ब्रेन का कनेक्शन स्ट्रेस मैनेज से लेके आपकी मेमोरी एंड सारी चीज़ों के कॉग्निटिव बिहेवियर के साथ रोल रहता है, और इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। और खाया पिया अच्छे से डाइजेस्ट होगा, अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, तो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होने के चांस कम होंगे। सो प्रोबायोटिक भी इसमें है। और एल कॉलिन हेल्प कर रहा है आपके न्यूरो का, यानी कि ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। सो ये आपका एक बहुत क्लासिकल फॉर्मूला है जो कि आपको बहुत एविडेंस इंग्रेडिएंट के साथ है। और एविडेंस मैंने आपके साथ ये रखे भी, किसका क्या रोल है, कैसे काम करते हैं, क्या क्या हमें इनकी ज़रूरत है। सो ये एक आपके सामने फॉर्मूला है जो कि थायरो 1 का फॉर्मूला है। और इसको बेटर यूटिलाइजेशन के लिए ये इसके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिकेशन है जर्नल ऑफ थायराइड रिसर्च में, कि क्या खाने से क्या चीज़ें आपकी किस टाइप की डेफिशिएंसी आपकी थायराइड में, जैसे सिलेनियम एंड जिंक सप्लीमेंटेशन ऑन हाइपोथायराइडिज्म इन रेट पे स्टडी किया गया, तो उनमें बहुत अच्छा एक तरीके से चेंज देखने को मिला। इसके अलावा इसका बेटर कॉम्बिनेशन यदि मैं बताऊं, यदि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको क्या करना है? ब्रेन 1 के साथ थायरो का कॉम्बिनेशन बनता है। यदि आपको लगता है कि मुझे स्ट्रेस मिनिमम है पर है, उस केस में आप प्लान कर सकते हैं अपना ओनली ब्रेन। और यदि आपको हाइपर स्ट्रेस रहता है उस केस में थायरो 1, ब्रेन 1 एंड आपका अश्वा 1, ये कॉम्बिनेशन है। और आप फ्लैक्स में से, और आप आपके पास एक क्रिल ऑयल है, उनमें से एक आप चूज कर सकते हैं गुड फैट के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। आफ्टर बिफोर प्रेगनेंसी आपको आयरन, फोलिक एसिड, थायरो 1, प्रोटीन पाउडर और कैलमैगडी, ये कॉम्बिनेशन बनता है कि आपकी थायराइड की फंक्शनिंग बेटर हो जाए। कंज्यूम करने में भी प्रॉब्लम आती है तो ऐसे केस में भी आपको थायराइड के साथ जरूर जाना चाहिए, थायराइड के साथ ब्रेन और अश्वा 1 जरूर आपको जाना चाहिए। मेल में बेसिकली आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कैलमैक डी जरूर इसको इसके साथ जरूर ऐड ऑन कीजिए। 40+ में थायरो की प्रॉब्लम है तो कैलमैक डी आपको नेसेसरी है उसके साथ देना। तो आप ये नोट कर सकते हैं 40+ में कैलमैक डी बहुत नेसेसरी है, आसवा भी बहुत नेसेसरी है। अपार्ट फ्रॉम, यदि इन्फ्लामेशन है, बॉडी में इन्फ्लामेटरी चीजें हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा है, तो आप एंटीऑक्सीडेंट और सुबह सुबह डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको करना चाहिए, SBTC को यूज करना चाहिए कि आपकी इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करे। और उसके बाद ये डोज देना स्टार्ट करें। तो स्टार्टिंग में आप इसकी डोज हैवी देना स्टार्ट करें। हैवी इन द सेंस कि आप 4 से 5 कैप्सूल पहले हफ्ते या 10 दिन आप खिला सकते हैं, सुबह 2, शाम को 2, दोपहर को 1।
इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द दैट पर्टिकुलर पर्सन। इसके अलावा 1 महीने के बाद आप इसको दिन में 1-1 करके 3 कैप्सूल दे सकते हैं। दूसरे महीने के बाद आप 1-1 कैप्सूल करके इसको दे सकते हैं। तो ऐसे करके इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आपको लगता है कि फैटी लीवर ज्यादा है तो आपको देखना पड़ेगा, तो मुझे फैटी लीवर के लिए लीवो 1 लीवर 1 ये साथ में यूटिलाइज करवाने हैं, और कैलमैग डी भी आपको साथ में देना चाहिए इसके। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।